हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जो कि हमारे जेआईबी का चौथा पेपर है, उसी का यूनिट 25 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा टैक्स प्लानिंग। तो उस पूरे चैप्टर में हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको जो है आगे कुछ जो डेटा दिया हुआ वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 22 दिया हुआ है। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? ये है 22 23। ठीक है। तो कुछ कई सारा जो डेटा है आपका पुराना है, जो कि भी चेंज हो गया। ठीक है। वो आउटडेटेड जो डेटा है उसको हम अलग से, जो न्यू डेटा है इस साल का, उसके हिसाब से जो है वीडियोस उसको अलग से मैं आपको पीडीएफ के थ्रू बताऊंगी। ये जो बुक का डेटा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आउटडेटेड है, उसमें काफी चेंजेस अभी हुए, तो वो अपडेटेड डेटा हम करेंगे। यहाँ पे जो आपकी बुक है ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा है इनकम टैक्स स्लैब, वो सारा पुराना डेटा आपको दिया हुआ है। चलिए अब ये चैप्टर यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो चीज़ें कॉमन है वो सब हम पढ़ेंगे, और जो नई चीज़ है उसको हम पीडीएफ से अलग से देखेंगे। तो पहले आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन इज द मीन बाय विच द गवर्नमेंट और टैक्सिंग अथॉरिटी इम्पोज और लेवीज अ टैक्स ऑन द सिटीजन्स एंड बिजनेस एंटिटीज। तो टैक्सेशन ये ऐसी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट या किसी भी टैक्सिंग अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी या गवर्नमेंट या कोई भी और अथॉरिटी, इनकम टैक्स जो होता है उनके पास पावर दी होती है कि टैक्स को कोई पर्सन अगर टैक्स नहीं पे कर रहा तो फिर उसको देखना, और पूरा टैक्स का सारा हिसाब किताब जो है इनकम टैक्स अपना देखती है। लेकिन जो टैक्स लगाने का काम है वो कौन करता है? वो है गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका अपना अपना स्टेक रहता है। अगर आप जीएसटी या बाकी टैक्सेस की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट है हमारी, उनके पास पावर होती है कि वो जो टैक्स है अपने सिटीजन पे या जो बिजनेस एंटिटीज है उस कंपनी कंट्रीज में, तो उनको ऊपर टैक्स लगा। इंडिया की बात करें तो आप कई तरह से यहाँ पे टैक्स पे करते हैं। अभी जो आपका रिसेंटली आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कब आया? जुलाई 2017 से आया। तो पहले क्या था कि पहले बहुत सारी चीजें ऐसे छूट गई थी जिसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप लोगों ने बैंकों का एग्जाम दिया, तो पहले आप जो फॉर्म भरते थे बैंकों का, मान लीजिए 600 का फॉर्म था, तो वो उतने का आपको होता था, बस आप सर्विस चार्ज पे करते थे, अपना पेमेंट चार्ज। ठीक है। उसके अलावा आपका उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। लेकिन अभी क्या, आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे हर जगह आपको जो है, जहाँ पे आपका पहले बहुत सी चीजें थी जहाँ छूट जाती थी, जहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अब वहां पे भी जो है आपका टैक्स उसमें ही लग गया है। हम एजुकेशन की बात करें, ऐसी जगह पे 18% तक ऐसे टैक्स लगा हुआ है। ठीक है। तो हर जगह आज के टाइम पे मतलब टैक्स आपका लगा हुआ है। तो टैक्स ऐसा नहीं है कि जो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, अगर वहाँ पे डेटा देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसे दिखाता है कि 6 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। ठीक है। ऐसा वो पोर्टल बोलता है। इंडिया की आबादी की बात करें तो 130-135 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। और वहाँ पे 6-7 मतलब वहाँ पे शो करता है कि कितने लोगों ने आईटीआर फाइल की है। तो वहाँ पे आप पोर्टल पे जाके देखिए, कुछ 6 या 7 करोड़ इतने ही लोगों का डेटा शो करता है। ठीक है। तो उसका रीजन क्या है? मतलब क्या एग्जैक्टली में 130 करोड़ में से सिर्फ 6 या 7 करोड़ है जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, उसी से सारा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। रीजन क्योंकि हर कोई, अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं 1 रुपए की, 50 पैसे की, उसमें भी आपका टैक्स रहता है। ठीक है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि बिना टैक्स के हो। हर चीज में हम टैक्स पे करते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर कोई पे करता है। ठीक है। कोई बैगर है, भिखारी है, वो भी कोई चीज खरीद रहा है तो वो भी टैक्स पे करता है। तो हर कोई जो है, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, वो भले 1 रुपए की सुई आप खरीद रहे हैं, 1 रुपए की माचिस खरीद रहे हैं, उस पर भी आपका टैक्स लगता है। तो दुनिया की हर चीज पे जो भी आप खरीदते हैं, हर चीज पे जो आपका टैक्स लगा रहता है। तो एक तरह से टैक्स जो है हर चीज पे लगता है। तो ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं कि हर कोई टैक्स पे करते हैं। बट वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो भी हम देखेंगे कि कौन से टाइप टाइप के और टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो भी आएगा। तो जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन क्या है कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्स कलेक्ट करने का काम करती है। गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करती है, सड़कें, रोड बनाना, नई नई ट्रेन आप देखते हैं, नई ट्रेन आ रही, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है, नए नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स। ठीक है। तो वो सारा गवर्नमेंट किन पैसों से करती है? नहीं, टैक्स के पैसों से करती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई बिजनेस रन कर रही है जिससे उनको प्रॉफिट होगा और फिर वो करेगी। नहीं, वो जो जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा, वो जनता के भले के लिए उसको इस्तेमाल करती है। और जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका अच्छा खासा रोल रहता है टैक्सेस को लेके इंडिया में। और जैसे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे कोई डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम नहीं है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख सकते हैं, कई सारी आपको ऐसी कंट्रीज मिल जाएगी कुछ, जैसे कि जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए यूएई। ठीक है। यहाँ पे जनता से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी टाइप का, इसमें जो है किसी भी टाइप का जो है जनता से या कॉर्पोरेट से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। यहाँ पे ऑयल है, मतलब ऑयल के थ्रू जो है गवर्नमेंट अपना अर्निंग करती है। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। पर जनरली ज्यादातर कंट्रीज में जो है टैक्स लिया जाता है। दो तरह से इसको क्लासिफाई किया जाएगा, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, आपकी सैलरी है, आपकी सैलरी से हर महीने 10% या फिर 15% आपका साल में जो भी टोटल इनकम हुई उसमें से जो है टैक्स चला गया, तो वो है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे आपने माचिस खरीदी, कोई पेन खरीदा, कोई खाने की चीज खरीदी, कोई भी आपने शॉपिंग की, तो हर चीज पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हम डायरेक्टली पे करेंगे और वो हम किसी पे पास नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें क्या है, टैक्स किसी और पे पास नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं,
ठीक है, वो प्रोडक्ट का कीमत होता है और फिर उस पे दिखाते हैं कि इतना परसेंट इसका टैक्स है। तो वो जो टैक्स का पैसा है कंपनी वो जनता से ही वसूलती है। ठीक है, मान लीजिए कीमत है 10 रुपये और उसमें लिखा है कि 2 रुपये का टैक्स है, तो वो जो कंपनी है वो टैक्स जो है जनता से वसूल रही है, यानी उसने जो अपना जो टैक्स बर्डन है वो पास किया। तो जो डायरेक्ट टैक्स है ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स में आपको पे करना पड़ता है, आप अपना जो टैक्स बर्डन है किसी पे नहीं पास कर सकते। एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो हो जाएगा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। अभी डिफरेंस क्या, इनकम टैक्स जो सैलरी पैकेज लोग होते हैं जिनको प्रॉपर सैलरी मिलती है तो उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है कंपनीज है तो उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो ये टैक्स होता है जो कि लोग सैलरी पैकेज जो लोग हैं जिनको सैलरी मिलती है इंडिविजुअल्स, तो वो हो जाएगा आपका इनकम टैक्स में। कॉर्पोरेट टैक्स इट इज अ टैक्स एप्लीकेबल ऑन प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनीज फ्रॉम देयर बिजनेस। तो जो बिजनेस से आप जो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस पर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल हो गया। डायरेक्ट टैक्स आपकी सैलरी से, आपने देखा होगा, आप अपना HRMS जो भी आपका सिस्टम है आप अपनी सैलरी स्लिप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको दिखेगा कि टैक्स इतना डेबिट हुआ है। ठीक है, जो डिडक्शंस कॉलम है वहाँ पे आपको टैक्स शो करेगा, इतना आपको टैक्स पे करना है। तो वो क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स, आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा और उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगी। मान लीजिए आपकी 80,000 सैलरी है तो उसमें से मान लीजिए 5 या 6 हज़ार का टैक्स चला गया यहाँ पे, तो कितनी बची 75,000। ठीक है, बाकी और भी लाइबिलिटीज हो सकती है, मैं सिंपल टैक्स और टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी की यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। तो 80,000 सैलरी, उसमें से 5,000 टैक्स हो गए तो 75,000 आपकी नेट सैलरी हो गई। तो 75,000 आपको मिल रही है, यानी आपका जो 5,000 का जो टैक्स है वो डायरेक्टली डेबिट हो रहा है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आपका बैंक, कहीं पे भी आप काम करते हो तो आपकी कंपनी डायरेक्टली वो टैक्स डेबिट कर रही है, तो वो हमारा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो भी चीज हम खरीदते हैं वहां पे जो हम टैक्स पे करते हैं वो सब इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। आपने कोई भी शॉपिंग की, ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हैं, कैसे भी कुछ भी खरीदे तो आपको हमारे हर चीज पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली हमारी इनकम पे नहीं लग रहा, हमारे प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे नहीं लग रहा, लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं उस पर ये टैक्स लग रहा है। और जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं, हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज, अपना टैक्स बटन शिफ्ट नहीं कर सकते, बट इनडायरेक्ट टैक्स में हम शिफ्ट कर सकते हैं। जो कंपनीज है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनीज है, मान लीजिए कंपनीज है या फिर आप किसी की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर रहे हैं, किसी का कोई कोर्स भी परचेज कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसकी कीमत मान लीजिए 1,000 है, पर वहीं भी आपको शो करेगा कि टैक्स आपका लगा मान लीजिए 18%। तो कितना इसका 1,000 का 18% कितना होगा 180। तो आपको टोटल कॉस्ट कितना दिखाएगा 1,000 प्लस 18, तो ये शो करेगा 1018, सॉरी 180, मैंने 18 रुपये लिख दिया यहाँ पे। तो 1,000 का 180 रुपये आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,180। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी होगी 1,180, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना जिसको जो अपना टैक्स है वो उसने आप पे पास किया। ठीक है, यानी ऐसा करती है कंपनीज। कंपनीज क्या कर सकती है कि अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो अपने जो कस्टमर्स है उस पर पास कर सकती है। ठीक है, कहीं से भी आपने कुछ भी खरीदा तो वो आपको वहाँ पे टोटल जो रेट दिखाई देगा वो विद टैक्स दिखाई देगा। तो यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जो टैक्स की जो लायबिलिटी है वो पास की जा सकती है, बट डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स का मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया। और जब से आपका पहले क्या थे, बहुत सारे टैक्स है इसमें काफी कंफ्यूजन था। ठीक है, सेल्स टैक्स, वैट अलग से लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसमें क्या होता था कि सेम पर्सन 2 बार टैक्स पे करता था, एक बार उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया, फिर जो मनी मिला उसको उसने दोबारा से टैक्स पे किया। तो उसमें बस उन सबसे बचने के लिए जो जीएसटी का कंसेप्ट लेके आया था, गुड्स और सर्विसेज टैक्स। तो इसमें सभी के सभी जो अभी गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है, गुड्स मतलब डायरेक्टली आपको चीज परचेज कर रहे हैं जो कि टेंजेबल है। मैंने एक पेन खरीदा, किताब खरीदी, कॉपी खरीदा, एक मोबाइल खरीदा, एक लैपटॉप खरीदा, तो सब मेरे लिए गुड्स है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में क्या आ जाएगा, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी आप किसी होटल में खाना खाने गए तो फिर आपने 500 का बिल आया तो वहां पे सर्विस चार्ज आपको शो करेगा। ठीक है, आप देखते हैं ना हर जगह आपको कोई भी जो बिल आता है नीचे आपको टैक्स शो करता है, सर्विस चार्ज या जीएसटी शो करता है, यानी कि वो जो कंपनी है होटल जो है, होटल कुछ ही बोल लीजिए, तो वो टैक्स आप ही से वसूल रही है। यानी इसमें जो इंडायरेक्ट टैक्स है उसमें अपनी टैक्स लायबिलिटी जो अपने कस्टमर से वसूली जाती है और किसी किसी जगह पे नहीं भी वसूली जाती है, वो डिपेंड करता है। और ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो सर्विसेज है, मतलब हम कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं, ठीक है, होटल या फिर हॉस्पिटल्स, तो ये सब क्या है, ये सर्विस इंडस्ट्री है। या कहीं पे आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो इसमें जो टैक्स लगता है वो जीएसटी लगता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आपका एक कॉमन एक हो गया जीएसटी। और ये 1 जुलाई 2017 से जो है इसको लागू किया गया था इंडिया में। तो मतलब हर तरीके की जो इनडायरेक्ट सर्विसेज होंगी, गुड्स और हर तरीके की जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा जैसे कि गुड्स और सर्विसेज, तो जीएसटी उसको जो है कवर करता है। इसमें शेयर रहता है गवर्नमेंट का, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अपना शेयर रहता है, और उसी रेशो में वो अपना टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बहुत सिंपल है ये टर्म, बहुत ही सिंपल है, और मुझे नहीं मालूम इस सिंपल से टर्म को इन्होंने इतना ज़्यादा बहुत डिटेल में क्यों बताया। पहले आपको फाइनेंशियल ईयर बताया, फिर असेसमेंट ईयर बताया, फिर उसका डिफरेंस बताया,
फिर प्रीवियस ईयर बताया है, ठीक है, और फिर प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट बताया। तो 3-4 पेज में जो आपको बताया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, फिर यहाँ पे बोले कि आई तो यहाँ पे जाके खत्म किया। तो 3-4 पेज में इतना सिंपल सा एक लाइन का कंसेप्ट आपका 3-4 पेज में बहुत बल्कि तरह से दिया, और उसमें आपका क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ क्या है, फिर उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। तो 3 चीजें, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, और तीसरा आता है क्या, प्रीवियस ईयर। इन तीनों का हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्ट में, आप उसके बाद ये जो भी स्लाइड्स लेगा ये आप समझ जाएंगे। तो पहला आता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसको एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर। दूसरा आता है आपका असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ए वाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाई आपका होगा ईयर और ए से हो गया आपका असेसमेंट, एफ यहाँ से हो गया फाइनेंशियल, वाई हो गया ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, और एक आता है आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। 3 चीजें, फाइनेंशियल, असेसमेंट और प्रीवियस ईयर। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या है, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी आज कौन सी तारीख है, मान लीजिए है आज 2 अप्रैल, ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, आज है 2 अप्रैल 2023। तो आज की जो तारीख है ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, ये है, ये शुरुआत का मतलब अगर 1 अप्रैल से लेके किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, अगर मान लीजिए 2023 की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का जो टाइम होगा, तो इसमें फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ और इसमें असेसमेंट ईयर क्या हुआ। तो इसमें ये जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2024 है अभी की अगर बात करें, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, जो पिछला साल था वो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का जो टाइम है वो क्या हो गया, हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो इसका मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिस ईयर हम इनकम अर्न करते हैं। तो 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक आपका सैलरी आया, मान लीजिए हर महीने का आपका 1 लाख सैलरी, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 1 लाख सैलरी है। तो एक अप्रैल से लेके 31 मार्च में कितने 12 महीने हो गए, तो 12 महीने में आपने 12 लाख अर्न किए, ठीक है। तो जो 12 लाख आपने इनकम अर्न की वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में की, वो की आपने, ये शुरू कब से हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, तो इसको आप बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्यों इसको फाइनेंशियल ईयर बोला, क्योंकि इस ईयर हमने अर्निंग की है 12 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए हमारा सैलरी था। अब इसका जो असेसमेंट किया जाएगा वो कब किया जाएगा, जैसे ये साल खत्म होगा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू जनवरी होता है 1 अप्रैल ऑफ उस साल के, और 31 मार्च को खत्म हो जाता है, ठीक है। बैंकों में अब आपने देखा होगा कि आपकी जो क्लोजिंग होती है बैंकों में कब होती है, 31 मार्च को होती है क्लोजिंग, ठीक है। तो उसी दिन अपने जितने भी किताबें हैं सब अपना जो भी आपका हिसाब किताब है सिस्टम का वो सब बंद किया जाता है, और नया एक तरह से अकाउंट खोला जाता है, नई बैलेंस शीट शुरू की जाती है बैंकों में, ठीक है। तो वही है आपका फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कब, 31 मार्च को खत्म होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके हमने 31 मार्च तक जो भी अर्निंग की, तो वो पूरा हिसाब किताब जो है वो हमारे को उसका जो पूरा हिसाब किताब है, पूरे साल हमने 12 लाख की जो अर्निंग कर ली एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसका असेसमेंट यानी उसका जो आप इनकम टैक्स पे करोगे वो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, ठीक है। तो इनकम टैक्स का जो आपका डेट शुरू हो जाएगा, कब से हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से लेके, टाइमिंग अलग अलग रहता है, गवर्नमेंट जनरली आपका जुलाई तक रखती है, फिर कई बार बढ़ा के जनरली दिसंबर तक एक्सटेंड कर देती है। यानी अगर हम बात करें जो ये 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर की, तो 31 मार्च 2023 में आपका लास्ट डे था इस फाइनेंशियल ईयर का, और जैसे ही ये साल कंप्लीट हुआ और आपने 12 लाख अर्न किए, तो इस 12 लाख पे जो आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है, आईटीआर जो आप उसकी फाइलिंग करेंगे, वो कब से, आपके असेसमेंट ईयर से होगी शुरू, ठीक है। कब से होगी आपकी असेसमेंट ईयर से उसकी जो है आपकी आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम आईटीआर फाइल, असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम उसका इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जिस साल हमने अर्निंग की है वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। और एक होता है इसमें प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या कंसेप्ट है, कई बार कुछ बिजनेसेस ऐसी होती है जो कि 1 अप्रैल से शुरू नहीं होती है, तो फाइनेंशियल ईयर तो पूरे 12 महीने के पीरियड को बोला जाता है। पर प्रीवियस ईयर मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस ही अक्टूबर महीने में शुरू किया, अक्टूबर 23, तो अक्टूबर 23 से लेके 31 मार्च 24 तक, ठीक है, किसी ने सॉरी अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, तो उसने अप्रैल से शुरू नहीं किया बिजनेस, उसने कब से किया, बीच में मतलब 5-6 महीने बाद या 3-4 महीने बाद। तो जो बीच के टाइम पीरियड है जो उसका, उसको भी तो टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही उसने 5 महीने बिजनेस किया, तो 5 महीने में उसने जो अर्निंग की तो उसको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ जो 5 महीना पूरा 12 महीना नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर जनरली 12 महीने के टाइम को बोला जाता है। पर ये जो सिर्फ 5 ही महीना है इसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाएगी वो की जाएगी प्रीवियस ईयर, ठीक है। बस यही डिफरेंस और कुछ नहीं है। बहुत सारी जगह पे जो फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर इसको एक जगह यूज किया जाता है, अगर जो है ये सेम हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर की जो मेन स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो यही है कि किसी ने अपना बिजनेस मतलब 12 महीने, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोग 12 महीने बिजनेस करें या 12 महीने जो है उनका शुरुआत हो। किसी का बिजनेस लेट भी शुरू हो सकता है, मान लीजिए आपने अक्टूबर या सितंबर में कभी भी शुरू किया, अप्रैल से नहीं शुरू किया, तो अक्टूबर से आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि अक्टूबर से होगी, पूरे 12 महीने कवर नहीं होंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। आपका जो इनकम का असेसमेंट किया जाएगा वो भी नेक्स्ट ईयर ही होगा, जैसे ही ये साल खत्म होगा 1 अप्रैल से आपका असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको जो है फाइनेंशियल ईयर टर्म यूज नहीं की जाएगी, आपके लिए प्रीवियस ईयर वाली टर्म यूज की जाएगी।
ठीक है, तो ये एक एक मेन मेन डिफरेंस यहाँ पे हो गया। चलिए, शॉर्ट आपको आइडिया लग गया होगा, बुक्स इसको रीड करते हैं। सिंपल टर्म में फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर इन विच द इनकम इज अर्न। तो जिस साल आप इनकम को अर्न करते हैं वही आपका फाइनेंशियल ईयर है। एंड असेसमेंट ईयर इज अ ईयर इन विच द इनकम इज असेस्ड टू टैक्स एंड ऑल टैक्स आर पेड एंड टैक्स रिटर्न आर फाइल्ड। तो असेसमेंट ईयर क्या है, जिसपे आप टैक्स पे करते हैं और जिसपे आप अपने जो टैक्स रिटर्न्स है कि हमने इतना टैक्स पे किया, ये ज्यादा पे कर दिया, हमें रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। और अलग अलग जो आपकी स्लैब्स है, गवर्नमेंट आपको मालूम है हर साल अपने बजट में लेके आती है कि कितना कितना इनकम टैक्स स्लैब है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब ये बुक बनी होगी तब ये पिछले साल, मतलब उन्होंने अपने पिछले साल के जो रेट्स है वो डाले होंगे, और अभी जो आपका ये नेक्स्ट ईयर आ गया तो इसके लिए रेट चेंज हो गए, तो ये जो स्लैब है आपका इनकम टैक्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और लिखा भी है जो इनकम टैक्स रूल और जो स्लैब है विल बी अप्लाइड फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, विल बी फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो जो 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके जो रूल्स और रेगुलेशन जो स्लैब है वो किस पे, असेसमेंट ईयर 22-23 पे लागू होगी। फाइनेंशियल ईयर को आप एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, असेसमेंट ईयर को ए वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है इज द ईयर विच इज प्रीवियस टू असेसमेंट ईयर। अगर मान लीजिए 22-23 है असेसमेंट ईयर, 22-23 असेसमेंट ईयर है, तो 21-22 क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो है जिस साल पहले एक साल आप अर्निंग करोगे और अगले साल ही अपना टैक्स रिटर्न वो सब फाइल करोगे, तो जो पहले साल आपने अर्निंग की उसको फाइनेंशियल ईयर बोलोगे, और नेक्स्ट ईयर जब आप अपना टैक्स फाइल और टैक्स पेमेंट सब कर रहे हैं तो उसको आप असेसमेंट ईयर बोलोगे। ठीक है, और तो बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके तुरंत बाद आपका असेसमेंट ईयर आता है। और कई बार फाइनेंशियल ईयर को आप प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं। जनरली जो फाइनेंस ईयर है वो कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च पे, 1 अप्रैल से शुरू हुआ इस साल के और 31 मार्च 12 महीने में, जो नेक्स्ट ईयर के 12 महीने में कंप्लीट हो गया। मतलब मान लीजिए 23 चल रहा तो 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24, 12 महीने हो गए, तो फाइनेंशियल ईयर वो होगा। और फाइनेंशियल ईयर कॉमनली रेफर्ड एज एफ वाई, तो इसको आप एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आपको एग्जांपल भी दिया है, जैसे मान लीजिए इनकम ऑफ ए पर्सन अर्न फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2020। तो एक आदमी ने 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक जो इनकम अर्न की, इस इनकम अर्न इन द करंट फाइनेंस, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 21 से शुरू हुआ और 22 पे खत्म हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल 21 से शुरू के 31 मार्च 22 पे खत्म हुआ, तो इसकी जो फाइनेंशियल ईयर होगी 21-22। अगर हम इसी की बात करें फाइनेंशियल ईयर तो 21-22 है, तो इसके लिए जो है असेसमेंट ईयर क्या होगी, जस्ट नेक्स्ट। तो 21-22 फाइनेंशियल है, तो 22-23 हो जाएगी इसकी असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये सिंपल आपका फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आप समझेंगे असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो है, वैसे ये कुछ नई चीज नहीं है, आप लोग ये सब इनकम टैक्स फाइल ये सब करते होंगे बैंकों में अपने लिए भी। तो असेसमेंट ईयर क्या है, जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, मतलब ये जो आपका 31 मार्च कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 22, तो जो है 1 अप्रैल 22 से जो मतलब 31 मार्च 22 का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 1 अप्रैल 22। तो 1 अप्रैल 22 से आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 22 से असेसमेंट ईयर शुरू होगा और कब तक रहेगा, 31 मार्च 23 तक आपका रहेगा। ये एग्जाम्पल है। सो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर कब शुरू होते हैं, ये 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और एंड ऑन 31 मार्च। बस फर्क इतना है कि पहले एक साल में जो है आपका फाइनेंशियल ईयर होगा और उसी का जो है असेसमेंट नेक्स्ट ईयर किया जाता है, तो उसको आप असेसमेंट ईयर बोल सकते हैं। और असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर आपने जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न की तो उसको असेस किया जाएगा, उस पर टैक्स और जो है उसके लिए आईटीआर फाइल आप उसमें कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर भी वही शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म इसमें होता है। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है इसका भी। एक सिनेरियो मान लीजिए जहाँ पे एक पर्सन है जिसने 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 में अर्निंग की, तो उसका जो असेसमेंट ईयर कब शुरू होगा, जैसे ही उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा अगले दिन से उसका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाएगा। तो 31 मार्च 21 को उसका फाइनेंशियल ईयर का एंड हुआ, तो 1 अप्रैल 21 से उसका असेसमेंट ईयर का शुरुआत हुआ और कब तक रहेगा, एक साल तक। तो 31 मार्च 22 तक जो है उसका असेसमेंट ईयर रहेगा। ये सिंपल सा आपको एग्जाम्पल से भी यहाँ पे बता दिया है यहाँ पे। और डिफरेंस क्या है, फिर से वही चीजें जो ऊपर की वही यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर वो है जिस ईयर पे हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर वो है जिस ईयर पे हम टैक्स फाइल करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर जो है व्हेन सैलरी इनकम, मतलब कोई भी सैलरी पर क्लास है या फिर कोई बिजनेस मैन है या कोई सीनियर सिटीजन है वो मनी को अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर पे क्या करते हैं कि वो जो मनी है उसका एवेल्यूशन किया जाता है आईटीआर के द्वारा कि वो कैसे कैसे है और कितना आपको उसमें टैक्सेस में पे करना है। तो ये आपका मेन मेन जो है इसमें डिफरेंस यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका टर्म आता है प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या कंसेप्ट होता है, इसको मैंने जैसे बताया था कि असेसमेंट सॉरी फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर को आप एक जैसा बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस का हम बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था ना, हम्म इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि प्रीवियस ईयर कब बोला जाएगा। 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक आपने अर्निंग की तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी ने बिजनेस जो है, बिजनेस के लिए कोई ऐसा रेगुलेशन तो नहीं है कि आपको हर साल के 1 अप्रैल को ही बिजनेस शुरू करना। आप कभी भी कर सकते हैं, साल के किसी भी दिन किसी भी महीने आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को बिजनेस आइडिया आया जुलाई या अगस्त महीने में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते सितंबर अक्टूबर हो गया, तो उसने 1 अक्टूबर से अपनी कोई दुकान खोली। मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई उसने अपना शॉपिंग मॉल या कोई दुकान खोली,
तो 1 अक्टूबर से उसने दुकान खोली और उस दिन से उसकी अर्निंग शुरू हो गई। तो 1 अक्टूबर से लेके कब तक वो अर्निंग करेगा, उस साल का जो असेसमेंट है वो अपना हिसाब किताब कब से रखेगा, 1 अक्टूबर से लेके, मान लीजिए 2020 इसी वाले का एग्जांपल लेते हैं, तो 1 अक्टूबर 20 से लेके उसने इनकम शुरू की, और कब तक वो फाइनेंशियल ईयर कब तक कंप्लीट होगा, वो 31 मार्च का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च तक का हिसाब उसको एक तरफ रखना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक उसने अर्निंग की 5-6 महीने। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो ये जो 6 महीने उसने सिर्फ 6 महीने अर्निंग की। तो आईटीआर कितनी है, 6 महीनों की फाइल करेगा, तो इसको बोला जाएगा प्रीवियस ईयर। क्या इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं? नहीं। जब 12 मंथ्स होगा तभी आप फाइनेंशियल ईयर बोलोगे। बट अगर 12 मंथ्स नहीं होगा, 5-6 महीना 7-8 महीने ऐसे करके कम होगा, लेस देन 12 ईयर्स, तब आप जो है प्रीवियस ईयर टर्म यूज करोगे, ना कि फाइनेंशियल ईयर। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है, तो क्या ये 6 महीने वाला है तो क्या इसको टैक्स नहीं पे करना है? इसको भी टैक्स पे करना है, बस जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोलने से अच्छा हम इसको प्रीवियस ईयर जो है वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का मतलब है कितने भी महीने हो सकता है, जरूरी नहीं हो 12 महीने। अगर 12 महीने है तो फाइनेंशियल ईयर होगा, पर 12 महीने से कम है, 11 महीने, 10 महीने, 8 7 6 कुछ भी होगा, 12 से कम होगा तो उसको प्रीवियस ईयर जो है वर्ड वो इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल्स आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ से भी पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सेक्शन की बात की गई है, और इसमें बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर है और उसको प्रीवियस ईयर है उसको इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर है उसको आप प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, और वो जो उसकी जो इनकम की, जैसे मान लीजिए 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको आप भी बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर ऑफ 20-21। और वो जो टैक्सेबल होगा उसका जो असेसमेंट किया जाएगा वो 21-22 में किया जाएगा। ये तो नॉर्मल यहाँ पे अब हमारा हो गया। और जो है इसमें जो सेक्शन 2 of 3-4 ऑफ इनकम टैक्स 1961 के एक्ट में जो है उसमें डिफाइन किया गया प्रीवियस ईयर को। ठीक है, उसका सेक्शन 3 में जो है प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया। तो इसमें बोला हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो बोल रहा है कि असेसमेंट ईयर से पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो वही हमने भी देखा था, उसी को प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। इसमें ये बोले हैं कि प्रोवाइडेड दैट, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई डेफिनेशन, उसके आगे बोला है कि प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस, मान लीजिए कोई नया नया बिजनेस सेटअप करता है और ए सोर्स ऑफ इनकम न्यूली जो है कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, मान लीजिए अप्रैल से नहीं नया वो भी आना शुरू हुआ इन द सेट फाइनेंशियल ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर में, द प्रीवियस ईयर शैल बी पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द बिजनेस। तो मान लीजिए 1 अक्टूबर को, जैसे मैंने बोला था कि आपने दुकान खोली है, कोई बिजनेस शुरू किया, तो जिस दिन आपने अपना बिजनेस शुरू किया, और द डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब जिस दिन आपने बिजनेस शुरू किया है, जिस दिन से आपकी इनकम आनी शुरू हुई, उससे लेके वो जो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो कब होगा, 31 मार्च को होगा। तो उस ड्यूरेशन को क्या बोलेंगे हम, प्रीवियस ईयर बोलेंगे। ठीक है, अब ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बोला क्या हुआ है, इसमें बोला कि जो प्रीवियस ईयर है वो भी फाइनेंशियल ईयर ही है, बट प्रोवाइडेड दैट, बट एक कंडीशन है। कंडीशंस क्या है कि किसी ने नया बिजनेस शुरू किया या किसी की नई इनकम आनी शुरू हुई, और खत्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर पहले से शुरू हो सकता है, वो 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है, पर जो दोनों की जो दा एंड है, चाहे प्रीवियस बोल लीजिए फाइनेंशियल बोलिए, दोनों का जो दा एंड है वो तो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर पे कंप्लीट होगा। लेकिन जो शुरुआत है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, मान लीजिए 31 मार्च 23 पे किसी का दा एंड हो रहा है फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, उसकी जो शुरुआत है वो कब हुई होगी, 1 अप्रैल 22 से उसकी शुरुआत हुई होगी। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है इसका ऐसा नहीं बोल सकते, वो अक्टूबर से, मान लीजिए 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 22, तो जो दा एंड है वो कहाँ पे होगा, जो फाइनेंशियल कंप्लीट है वहीं पे होगा। यानी जो प्रीवियस ईयर है और फाइनेंशियल ईयर दोनों का जो दा एंड डेट है वो सेम होता है, 31 मार्च को उसका जो ईयर है वो क्लोज हो जाता है। लेकिन शुरुआत की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, लेकिन प्रीवियस ईयर उसके बाद का कोई भी डेट इसमें हो सकता है, वही सब इसमें आपको लिखा हुआ है। और ये जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा, प्रीसीडिंग ईयर्स होगा। अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है तो जो आपका प्रीवियस ईयर है वो 20-21 होगा, और ये 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 हो सकता है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है ये तो वही फाइनेंशियल ईयर ही हो गया एक तरह से, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है मे बिगिन विद लेटर डेट, तो प्रीवियस ईयर का दोनों है, वो 1 तारीख से भी शुरू हो सकता है और उसके लेट भी शुरू हो सकता है। मतलब प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल का जो शुरुआत में था ना कि इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हैं, तो आप फाइनेंशियल को प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल बोल सकते हैं, पर प्रीवियस ईयर की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई किसी ने कोई नया बिजनेस शुरू किया, मान लीजिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 और एनी डेट अप टू 31 मार्च, तो उसके बाद का भी कोई डेट है उसको भी जो है प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अक्टूबर से किसी ने नया बिजनेस सेटअप किया 1 अक्टूबर में, तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो कब से शुरू होगा, उसका प्रीवियस ईयर शुरू होगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। तो दाएं तो वही रहेगा, कॉमन डेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर का 31 मार्च, लेकिन जो शुरुआत है वो 1 अक्टूबर से होगी, तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर इसको आप बोलेंगे। ठीक है, इसको आप पूरा सा समझ गए कि किस तरह से जो है काम करता है। बहुत सिंपल है, कुछ बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं है खास। कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस एंड फाइनेंशियल ईयर, फिर से इन्होंने वो कंसेप्ट दे दिया तीनों का, प्रीवियस फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर। ये आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, इसको वैसे रीड करने का कोई जरूरत नहीं है खास। इसमें वही बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वो सब 12 महीने का होता है। ठीक है, जैसे असेसमेंट ईयर है
तो उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है 12 महीने का आपका रहता है। और फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो 12 महीने का हमेशा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। और अगर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी अर्निंग है बिजनेस सेटअप किया, सो द सो द कंसेप्ट और टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर यूज्ड अंडर टेन्यूर लेस देन ऑफ 12। अगर 12 महीने से कम है, अगर 12 महीने तक तो आप फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज करोगे, अगर 12 महीने से कम है तो आप जो है प्रीवियस ईयर जो टर्म है वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यही इसमें बोला। असेसमेंट ईयर मतलब उसके बाद जैसे ही इनका टाइम खत्म होगा, जैसे कहते हैं इनका वक्त शुरू होगा तो हमारा वक्त, इनका वक्त खत्म होगा तो हमारा वक्त शुरू होगा, तो वही है। 31 मार्च को दोनों के दोनों ईयर खत्म हो जाएंगे। 31 मार्च 20 में मान लीजिए या 23 में मान लीजिए, 31 मार्च 23 को आपके फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया और असेसमेंट ईयर भी, सॉरी फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया, प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद शुरुआत होगी 1 अप्रैल से किसकी, असेसमेंट ईयर। तो इनका जो असेसमेंट है वो अगले साल की हो जाएगा। तो इनकी असेसमेंट कब से, ये आपकी ये होगी। तो ये जो असेसमेंट ईयर है इस साल की, वो किसी दूसरे अगले साल के असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर होगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है काम करेगा। तो प्रीवियस ईयर और ये सब आप इसका जो मेन डेफिनेशन वही सब आपको पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं, सेम लाइन को बार बार रिपीट करके लिखा हुआ है। ठीक है, 12 महीने का शुरुआत होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है, वही सब लाइन है इसमें, और कुछ इसमें नहीं है। और बोले कि जनरली जो है प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट है अगले साल किया जाता है, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे क्या होता है कि जो है सेम ईयर ही प्रीवियस रहता है और फाइनेंशियल ईयर रहता है। ठीक है, सेम रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर सब कुछ सेम ही रहता है। ठीक है, लिखा है कि कहीं पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर सेम होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। वो कौन कौन से केसेस एक्सेप्शन उसकी बात करते हैं। पहले इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, तो शिपिंग बिजनेस जो कर रहे हैं इंडिया में सेक्शन 172 के तहत जो है, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो जो नॉन रेजिडेंट जो लोग हैं वो जो शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी जो इनकम है उनको सेम ईयर अर्न करनी है और उसी साल उनको असेसमेंट उसका करना है। असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, तो कुछ लोग जो इंडिया से परमानेंटली जाने वाले या लॉन्ग ड्यूरेशन से इंडिया से बाहर जाने वाले, तो उनको इसी साल अपना हिसाब किताब करना है, अपना असेसमेंट इसी साल उनको करना है। तो ये सेक्शन 174 में बोला। और कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, और विच आर फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इवेंट, तो किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को बनाया गया तो उनको भी असेसमेंट सेम ईयर में करना है। और कोई ऐसे लोगों का पर्सन जिस पे आपको सस्पेक्ट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए, तो उनका असेसमेंट आपको सेम ईयर पे करना है। और असेसमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस विच हैज बीन डिसकंटिन्यूड, तो अभी वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, अभी क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसका असेसमेंट आपको इसी साल करना है। तो ये सारे आपके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपका फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सारा कुछ सेम होता है, उसमें एक साल का वेट नहीं करना, मतलब उसमें वेट नहीं करना ये क्लोज होगा तो फिर अगले साल उसका हिसाब किताब हुआ, ऐसा नहीं है। सेम ईयर पे जो ये 5-6 केसेस आपको यहाँ पे सेम ईयर पे जो है इसका हिसाब किताब इसमें करना है। फिर बोला वाई डज आईटीआर फॉर्म हैव एन असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट आईटीआर में क्यों रहता है, वो इसीलिए क्योंकि इस साल पहले पूरा हिसाब हो जाए तो अगले साल उसका असेसमेंट करेंगे। ठीक है, सिंस द रेवेन्यू फॉर फाइनेंशियल ईयर इज कैलकुलेटेड एंड टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर, तो इस साल आपने पूरा कितना अर्न कर लिया, तो ये साल खत्म कब होगा, जैसे दुकान से आप कोई सामान खरीदते मान लीजिए, आपने मान लीजिए अपने घर की शॉपिंग के लिए कोई सामान खरीदना है किचन के लिए, तो आपने पहले एक चाय पत्ती का पैकेट खरीदा, उसका आप बिल बनाने चले गए। फिर आपने चीनी खरीदी उसका बिल, फिर आप कुछ दूसरा सामान चावल खरीदा उसका बिल, फिर दाल खरीदी उसका बिल, तो आप ऐसा करेंगे तो अननेसेसरी बार बार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और इससे बेटर है कि पहले आप पूरी शॉपिंग कर लीजिए और उसके बाद एक साथ में पेमेंट कर दीजिए। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है कि पहले पूरे साल जितना आपको अर्न करना है, जितनी आपकी कमाई है पूरा आप कमा लीजिए पूरे साल में, फिर उसका असेसमेंट हम अगले साल करेंगे। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आता है कि असेसमेंट ईयर, क्योंकि पहले साल में आप अपना पूरा अर्निंग कर लीजिए और फिर उसका असेसमेंट उसके तुरंत बाद हो जाएगा, जैसे वो दिन खत्म होगा, जैसे हमने बोला 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है तो 1 अप्रैल से आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। और बोल रहे हैं कि जब तक आप इनकम अर्न नहीं करोगे तब तक आप उस पर टैक्स नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए जो है आईटीआर में जो असेसमेंट ईयर है उसका कंसेप्ट आया है कि पहले अर्न करेंगे और उसके बाद अगले साल उसका असेस करेंगे। और जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं इट इज़ नाउ नेसेसरी टू पिक अप द असेसमेंट ईयर, तो इसीलिए जो उसका असेसमेंट ईयर पिक करना जरूरी इसमें रहता है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। तो इसमें इनकम टैक्स के हिसाब से जो इंडिविजुअल टैक्स है वो किस तरह से उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। और अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देखें तो इंडिविजुअल्स टैक्स असेसी में भी, सो 3 तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। पहला आपका आ जाएगा रेजिडेंट, दूसरा आ जाएगा रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा आ जाएगा नॉन रेजिडेंट एनआर। तो 3 कैटेगरी में इसमें। इससे पहले एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई ऊपर कि जो भी इंडिविजुअल की जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे कि इंडिया का रेजिडेंस है कहाँ के है। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके बारे में बात की गई है। और जो आपका
इंडिविजुअल सिटीजनशिप है उससे इस बात को कंफ्यूज नहीं होना, मतलब जो पेमेंट आप कर रहे हैं आपकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टर्म अलग है और इंडिविजुअल सिटीजनशिप अलग है। अभी इंडिविजुअल सिटीजनशिप का क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअल में बी सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्यों कंट्री का सिटीजन हो सकता है बट विल नॉट बी कंसिडर्ड एट नॉन रेजिडेंट एज पर द टैक्स। बट वो इंडिया का भले ही सिटीजन है पर उसको नॉन रेजिडेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है टैक्स गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। तो वहाँ पे आपका इंडिविजुअल सिटीजनशिप और इंडिविजुअल रेजिडेंशियल इंडिविजुअल ये सब इसमें आ जाएगा। तो उसका यहाँ पे देखते हैं कि इनकम टैक्स के हिसाब से जो है इंडिविजुअल्स को किस तरह से क्लासिफिक है। तो तीन है, एक है रेजिडेंट, दूसरा है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और तीसरा है नॉन रेजिडेंट। तो अलग अलग टाइप का है, वन बाय वन इसको देखते हैं। रेजिडेंट क्या हो? फॉर क्वालिफाइंग एज ए रेजिडेंट एज पर इनकम टैक्स गाइडलाइंस, तो इनकम टैक्स के हिसाब से जो रेजिडेंस है उसके लिए जो इंडिविजुअल है हैज टू सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। तो कोई भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स के हिसाब से रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो इन दो कंडीशंस को पूरी करता होगा। कंडीशन नंबर वन, स्टे इन इंडिया फॉर अ ईयर ऑफ वन, फॉर अ ईयर ऑफ वन, तो एक साल में 182 दिन या उससे ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में रहा हो, प्लस स्टे इन इंडिया फॉर इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर्स इज 365 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो पहले का जो साल है उसमें 365 डेज है उससे ज्यादा रहा हो, एंड इसके बाद ये और नहीं कि एंड 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। प्रेसिडिंग ईयर्स में जो इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर्स है तो उसमें 365 डेज। अगर आप इस साल का देख रहे हो उसका असेसमेंट, तो जो पुराना जो उसका प्रेसिडिंग ईयर्स है तो उसमें 365 या उससे ज्यादा टाइम के लिए इंडिया में रहा हो या 60 डेज से उससे ज्यादा टाइम के लिए रहा हो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, उसके जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तब आप उसको रेजिडेंट इसमें बोल सकते हैं। और लेकिन ये जो डेफिनेशन है पुरानी है, इसको अमेंड किया गया। अभी जो नया डेफिनेशन है वो क्या बोलता है, एज पर द न्यू अमेंडमेंट, ये कब से अमेंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2021 से। तो 2021 से एक नया अमेंडमेंट हुआ, इसे बोला एन इंडिविजुअल हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है, हु इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री, जो किसी और कंट्री में टैक्स लाइबल नहीं है, विल बी डीम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो जो कहीं और टैक्स नहीं पे कर रहा वो इंडिया में पे करेगा, इस तरह से बोलेगा। तो उस जो कहीं पे और जगह पे टैक्स के लाइबल नहीं है पर इंडिया का सिटीजन है तो उसको जो है रेजिडेंट माना जाएगा। हाउएवर कंडीशन इज एप्लीकेबल अगर आपकी टोटल जो इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और एंड नील टैक्स लाइबिलिटी इन अदर कंट्रीज, और बाकी कंट्रीज में आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो उस केस में जो है आपको इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा। और इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा तो आपके ऊपर जो है टैक्स जो है लागू इसमें होगा, वो इसमें बोला गया। तो ये नई डेफिनेशन जो कि 2021 से लागू हुई है, पहले था टाइमिंग के ऊपर कि 182 डेज कम से कम रहना पड़ेगा, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर्स में 365 डेज और मोर और 60 डेज और मोर इन फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले ये वाला कैलकुलेशन था, लेकिन इसको अमेंड किया गया और अब बोला गया कि अगर आप कहीं और टैक्स नहीं पे कर रहे तो आप इंडिया में जो है, इंडिया के जो है सिटीजन जो है, अगर आप इंडिया के सिटीजन है और आप किसी दूसरी कंट्री में और आप वहाँ पे टैक्स नहीं पे कर रहे तो इंडिया का रेजिडेंट आपको उसमें मान लिया जाएगा। पर एप्लीकेबल तभी होगा जब आपका जो है सैलरी 15 लाख से, जो आपकी इनकम है वो 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए टोटल इनकम, ठीक है। और जो है जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे आप कुछ भी टैक्स नहीं पे कर रहे तो आप इंडिया के लिए टैक्स पे करेंगे, इस तरह से यहाँ पे बोला गया। तो रेजिडेंट की मान लीजिए इंडिया में भी कोई इनकम हो रही है उस पर भी वो टैक्स पे करेगा, और वो बाहर से भी कोई ग्लोबल अपनी इनकम अर्न कर रहा है 15 लाख से अगर ऊपर है तो उस पर भी वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। दोनों इनकम पे जो है रेजिडेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आपका ये दूसरा कैटेगरी आ जाएगा। In case individual is eligible as a resident, it need to be determined whether the individual is resident ordinary resident or resident not ordinary। तो अगर मान लीजिए इंडिविजुअल तो डिसाइड हो गया, ठीक है, जैसे हमने बोला इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा, ये कंडीशंस लागू होने पे, ठीक, कहीं और टैक्स नहीं पे करा, पर वो जो रेजिडेंट है उसकी दो कैटेगरी हो जाएगी, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी और दूसरा हो जाएगा रेजिडेंट ऑर्डिनरी। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है उसके बारे में देखते हैं। द इंडिविजुअल विल एलिजिबल टू बी रेजिडेंट ऑर्डिनरी इफ द फॉलोइंग, अगर जो रेजिडेंट है अगर वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा तो ये दो कंडीशन उसको लागू कर पूरी करनी पड़ेगी। तो पहला, ही हैज बीन द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स इन द इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। तो अगर हम अभी का साल देख रहे हैं तो पहले के जो 10 साल है उसमें से 2 साल तक वो इंडिया में रेजिडेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ही स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 इमीडिएटली प्रेसिडेंट, तो पिछले 7 सालों में वो इंडिया में 730 डेज उसको स्पेंड करना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशंस लागू हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। ये ऑर्डिनरी वाला केस हो गया। तो ऑर्डिनरी वाला केस सिंपल है, जो रेजिडेंट है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन सा दो तरीके का? रेजिडेंट जो होगा वो दो कैटेगरी में आ जाएगा, एक तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी और एक है रेजिडेंट ऑर्डिनरी। तो रेजिडेंट जो ऑर्डिनरी है वो कौन सा होगा, रेजिडेंट ऑर्डिनरी तब होगा जब
वो दो कंडीशन को पूरी करता होगा। पहली कंडीशन क्या है कि वो इंडिया का रेजिडेंट रहना चाहिए, कब? लास्ट 10 साल में से वो 2 साल तक इंडिया का रेजिडेंट रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन, लास्ट 7 साल में से 730 डेज उसको इंडिया में स्पेंड करना चाहिए, इंडिया में रहना वो चाहिए, तब आप इसको बोलोगे। फिर इसमें बोला एज पर द गाइडलाइंस इफेक्टिव, तो 21-22 से जो है गाइडलाइंस लागू की गई, फाइनेंशियल ईयर 21-22। अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड India during the year will be eligible to be resident if he stays in India for aggregate period of 120। तो बोला फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक और इसमें गाइडलाइंस लाई गई। इसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया से बाहर चला गया जॉब पर्पस के लिए, किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उसको रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा इफ ही स्टेड इन इंडिया। अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा का टाइम उसने स्पेंड किया तो उसको आर और कैटेगरी में रखा जाएगा। हाउएवर दिस कंडीशन विल अप्लाई ऑफ, और ये जो आर और की कंडीशन है तभी अप्लाई होगी जब उसकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 lakhs। तो फॉरेन सोर्स के अलावा उसके जो बाकी की इनकम है अगर 15 लाख से ज्यादा, तब उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो इस केस में उसको रेजिडेंट ऑर्डिनरी कैटेगरी में जो है रखा जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सिंपल हो गया। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी का इसमें क्या बोला है, सॉरी रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे आर ओ आर का। तो उसको शॉर्ट में ऐसे पढ़ते हैं आर ओ आर। तो आर ओ आर तो हमने देख लिया यहाँ पे नीचे। आर ओ आर के लिए दो कंडीशंस लागू थी, तो ये आर ओ आर हमने देख लिया। आर एन ओ आर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ बुक में, तो आर एन ओ आर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ आर एन ओ आर की क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो आर एन ओ आर की क्या कंडीशन है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो इसकी कंडीशन है कि पिछले 7 सालों में से इंडिया में जो है 729 डेज तक जो है इंडिया में रहा हो मिनिमम। 729 डेज से कम इंडिया में रहा हो पिछले 7 साल में। इसकी भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि पिछले 7 साल में 729 डेज से कम इंडिया में रहा हो, ये पहली कंडीशन होगी। ठीक है, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन इज द पर्सन हैज बीन ए नॉन रेजिडेंट, जिसको आप एनआरआई बोलते हैं, एनआरआई इन 9 आउट ऑफ 10। तो पिछले 10 साल में से जो है 9 साल तक उसका स्टेटस क्या हो, एनआरआई का हो, तब आप उसको आर एनआर बोलेंगे। तो आर एनआर के लिए दो कंडीशन है। पहली है कि पिछले जो 7 साल है, 7 साल में से 729 से कम डेज में इंडिया में रहा हो, 7 साल में से 729 से कम डेज इंडिया में रहा बिताया हो। दूसरा जो है एनआरआई का स्टेटस, पिछले 10 साल में से उसको 9 साल तक का कौन सा स्टेटस मिला हो, उसको पिछले 10 में से 9 साल अगर उसको एनआरआई माना गया हो, तो भी उसको जो है ये एन आर एन आर बोला जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो आर एन आर का भी यहाँ पे आपका हो गया। फिर आपका था नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट किसको बोलेंगे, तीनों हमने देख लिया, तीन ही थे। एक तो रेजिडेंट तो हमने ऊपर ही देख लिया था। ठीक है, और फिर रेजिडेंट में था आर एन ओ आर, वो भी हमने देख लिया। अब हम नॉन रेजिडेंट तीसरा वाला देख रहे हैं। तो नॉन रेजिडेंट जो कि ना तो आर ओ आर होगा ना ही आर एन आर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अन इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइंग द एलिजिबल। तो जो ना तो रेजिडेंट होगा, ना रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, ना तो रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी होगा, तो वो क्या बच जाएगा, तो उसी को आप एन आर बोलेंगे, यानी कि नॉन रेजिडेंट आप उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा वो आपका नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। टैक्सेबिलिटी, इनको कैसा टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो रेजिडेंट होते हैं, रेजिडेंट और जो आर ओ आर होते हैं, रेजिडेंट ऑर्डिनरी वाले दोनों कैटेगरी के रेजिडेंट, इंडिविजुअल को वैसे टैक्स पे करना पड़ता है जो उसकी इंडिया में इनकम होगी और जो उसकी ग्लोबली इनकम होगी। ठीक है, तो इंडिया की इनकम एज वेल एज ग्लोबल इनकम जो वो बाहर अर्न कर रहा है, तो दोनों पे उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा टैक्स ये वाली कैटेगरी पे करती है। अगर हम नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करें, तो जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड टू द इनकम अर्न बाय देम इन द इंडिया। तो जो एनआर नॉन रेजिडेंट और जो एनआरओआर है, उनको टैक्स सिर्फ उसी इनकम पे करना पड़ता है जो कि उन्होंने इंडिया में अर्न की होती है। तो उनकी जो ग्लोबल इनकम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ रेजिडेंट या जो आर और कैटेगरी है, इनकी जो ग्लोबल इनकम है और इंडिया इनकम है, दोनों को जोड़ के इनको टैक्स पे करना पड़ता है एज वेल एज। बट इस केस में उनकी इंडियन इनकम है, सिर्फ उस पर टैक्स लगता है। इन सच केस नो टैक्स इज एप्लीकेबल इन दियर फॉरेन इनकम। तो बाहर वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगर कई बार ऐसे भी हो जाता है कि किसी कंट्री में रह रहे हैं, वहां की कंट्री में टैक्स लगाया, ठीक है, यहाँ की कंट्री में टैक्स लगाया, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है ना। सेम पर्सन दो जगह पे दो अलग अलग कंट्री पे टैक्स पे कर रहा है। तो इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन वेयर द सेम इनकम, मतलब इनकम वही है और अलग अलग, इंडिया भी टैक्स पे कर रही है और जिस अब्रोड कंट्री पे रह रहा है वो भी इस इनकम पे टैक्स पे कर रहा है। सो उसके लिए जो इंडिविजुअल है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत जो है, इंडिया जनरली कुछ कंट्रीज का साथ जो है DTAA का एग्रीमेंट साइन करती है, और उसके तहत वो बताती है कि अगर हम टैक्स लगाएंगे इस प्रॉपर्टी पे तो फिर आप टैक्स नहीं लगा सकते, या फिर अगर वो कंट्री टैक्स लगा रहे तो इंडिया नहीं लगा सकती। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स को एक ही जगह टैक्स पे करना पड़ेगा। तो DTAA एग्रीमेंट के तहत जो पर्सन है वो इस एग्रीमेंट के तहत क्या करता है, सिर्फ एक कंट्री में टैक्स पे करेगा, डबल सेम इनकम पे डबल टैक्स नहीं पे करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सिंपल सा कंप्लीट हो गया। और एक और चीज यहाँ पे है, और यहाँ पे इससे पहले हमने ऊपर रेजिडेंट का डेफिनेशन देखा था ना, तो यहाँ पे था कि पिछले प्रेसिडिंग ईयर्स, तो पिछले 4 साल, यहाँ पे 4 आपका नहीं दिया होगा फिर, तो पिछले साल 4 साल में 365 या उससे ज्यादा दिन
या हर साल 60 दिन या उससे ज़्यादा उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस जो है लागू होती है रेजिडेंट वाले पे। तो यहाँ पे आपको प्रीसीडिंग 4 ईयर्स था, पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज़्यादा दिन जो है इंडिया में रहा हो, ठीक है। तो 4 ईयर्स नहीं था यहाँ पे बुक पे, आपकी बुक पे, तो मैंने यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एक तरह से कंप्लीट, तो ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक्स यहाँ पे आपका कंप्लीट जो है हो गया। एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज करते हैं। तो पहले तो आपको फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट उसी की बात कर रही थी। फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर पे हम इनकम अर्न करते हैं, असेसमेंट ईयर जिस ईयर पे जो है इनकम टैक्स हमारी जो है असेस की जाती है, जिस साल हम आईटीआर फाइल करते हैं। और जो है प्रीवियस ईयर क्या कौन सा ईयर होता है, प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में मतलब जब हम लेट कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल से शुरू ना करके अक्टूबर सितंबर उस मंथ से शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम फाइनेंशियल ईयर टर्म के बदले प्रीवियस ईयर टर्म इस्तेमाल करेंगे। फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने की होती है, प्रीवियस ईयर उससे कम टाइम की भी हो सकती है, ठीक है। वो आपका प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट आ गया था। फिर आपका प्रीवियस और फाइनेंशियल के बाद नेक्स्ट था कि जो है रेजिडेंशियल स्टेट, नॉन रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल बट ऑर्डिनरी। तो रेजिडेंशियल की भी हमारी जो कंडीशन थी वो यहाँ पे लिखी थी कि इंडिया में जो है 2 कंडीशन अगर पूरी करेगा कोई पर्सन तब आप उसको रेजिडेंट बोलेंगे। अगर इंडिया में रहा हो 182 डेज या उससे ज़्यादा के लिए। और इसके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज़्यादा टाइम इंडिया में स्पेंड किया हो और हर साल 60 डेज कम से कम स्पेंड किया, तो उस केस में आपको रेजिडेंट आप बोलेंगे। रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी जो है एक होता है और एक होता है रेजिडेंट ऑर्डिनरी। तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी जिसको आप आर बोलते हैं, उसके 2 कंडीशन चाहिए कि इंडिया का रेजिडेंट हो, पिछले 10 साल में से 2 साल तक इंडिया का रेजिडेंट हो कम से कम, और पिछले लगातार कंटिन्यूस जो 10 साल है इमीडिएटली प्रीवियस 10 साल, तो उसमें से 2 साल इंडिया का रेजिडेंट हो। दूसरी कंडीशन, इंडिया में जो है स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन 7 प्रेसिडिंग्स इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर। तो 7 सालों में से जो है इंडिया में 730 डेज उसने स्पेंड किया, तब आप उसको आर बोलेंगे। आर तो हमने देखा, उसके साथ आर एन ओ आर जो कि बुक में नहीं दिया, तो उसका क्या कंडीशन है कि पिछले 7 सालों में से 729 डेज इंडिया में स्पेंड किया हो और पिछले 10 सालों में से जो है 9 साल उसको एनआरआई का स्टेटस मिला हो। तो दोनों ही केसेस में आप उसको क्या बोलेंगे, आर एन ओ आर आप उसको बोलेंगे। लास्ट आता है एनआर। तो एनआर नॉन रेजिडेंट कौन होगा ना, जो ना तो रेजिडेंट होगा ना आर होगा ना ही एनओआर होगा, तो जो बच जाएगा वो हमारा रेजिडेंट सॉरी नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। टैक्सेशन क्या है, रेजिडेंट और जो आर है उसको कोई भी टैक्स जो पे करना है, तो इंडिया की इनकम प्लस फॉरेन इनकम ग्लोबल इनकम दोनों पे टैक्स पे करना है। अगर हम बात करें एनआर और एनआर तो इसको सिर्फ इनकी जो ग्लोबल सॉरी इंडियन इनकम है सिर्फ उस पर टैक्स पे करना है, ग्लोबल इनकम पे टैक्स नहीं पे करना। और कई बार डबल टैक्सेशन होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट पे टैक्स लगाते हैं यहाँ, तो उस डबल टैक्सेशन बचने के लिए डीटी डबल एग्रीमेंट काम करता है, जिसके तहत उनको एक ही कंट्री में जो है टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे के टर्म को हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।